हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का 22 जुलाई को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों का एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पेपर है और आपके पेपर का नेम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दोस्तों, इस पेपर के मैं 3 वीडियो अपलोड करूंगी। ये आपका पहला वीडियो है और मैंने आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपका सिलेबस डाउनलोड किया है और उसके बाद 3 से 4 मेरे पास 4 पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, उनका एनालिसिस किया सिलेबस और पेपर का। उसके बाद जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको इन वीडियो में कराऊंगी, जिनकी संभावना सबसे ज़्यादा है कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। मैं आपको अति लघु, लघु, दीर्घ उत्तरी सारे क्वेश्चन कराऊंगी। आप कहीं भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वरना आपका 1-2 क्वेश्चन छूट सकता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। सबसे पहले आपको अति लघु करना होता है और अति लघु में क्या पूछता है, आपको ऐसा पॉइंट दे देगा सिर्फ कि पुरातात्विक स्रोत क्या है, बिंदुसार के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको सिर्फ ये एक एक शब्द में दे देता है और आपको इसमें लगभग 50 शब्द में अपना आंसर लिखना होता है। फिर आपको दे देगा प्रथम बौद्ध संगीति क्या है, कांच क्या है और धनानंद क्या है, आपका रामगुप्त, चाणक्य, इन सब के बारे में पूछता है। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। सबसे पहले मैं आपको अति लघु कराऊंगी और अति लघु का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जैन साहित्य क्या है। अब आप देखिए कि लिखेंगे क्या। जैन साहित्य जैन धर्म की शिक्षाओं, सिद्धांतों और इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इसे मुख्य रूप में प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश भाषाओं में लिखा गया है। जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथों को आगम कहा जाता है। इनमें भगवान महावीर के उपदेशों का संग्रह मिलता है। जैन साहित्य में आपका धर्म, अहिंसा, सत्य, मोक्ष, इन सब का बहुत विस्तृत वर्णन है। फिर आप देखिए कि प्रमुख जो जैन ग्रंथ है उनके बारे में। सबसे प्रमुख है इसमें आपका कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्व, आदि पुराण इसके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अब अगर आप ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख दीजिएगा कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने करी थी, परिशिष्ट पर्व की हेमचंद्र ने, आदि पुराण की जिनसेन ने। अगर आपको ये नाम याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना आप ये लाइन स्किप कर दीजिएगा। फिर आप इसके आगे लिखिएगा प्राचीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक इतिहास के अध्ययन में जैन साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अब अगर आपको ये स्टेटमेंट भी लंबा और कठिन लग रहा है तो आप इसकी जगह लिख दीजिएगा आपका जैन साहित्य भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। जैसा आपको सही लगे आप उस तरीके से इसको लिख दीजिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है इंडिका क्या है। आपको इंडिका के बारे में लिखना है। इंडिका यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। मेगास्थनीज कौन था? यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, और सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के समय के भारत का वर्णन मिलता है। इंडिका में उसने इंडिका में भारत की शासन व्यवस्था, समाज, कृषि, व्यापार, नगरों और प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया है। इसमें आपका पाटलिपुत्र जो नगर है उसके बारे में बहुत विस्तृत वर्णन है। मौर्य प्रशासन, न्याय व्यवस्था, लोगों के जीवन का उल्लेख आपका इंडिका पुस्तक में मिलता है। मौर्यकालीन भारत के इतिहास को समझने के लिए इंडिका आपका अत्यंत महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत माना जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है हर्षचरित के बारे में आपको लिखना है। तो हर्षचरित आपका संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसको किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट आपका सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में हर्षवर्धन के जीवन, शासन और उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। हर्षचरित में उनके पिता प्रभाकर वर्धन, भाई राजवर्धन और बहन राष्ट्री का उल्लेख भी है। हर्षचरित आपका 7वीं शताब्दी के भारत के इतिहास और समाज की जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इस प्रकार हर्षचरित केवल हर्षवर्धन की जीवनी ही नहीं है, बल्कि तत्कालीन भारतीय इतिहास, समाज और संस्कृति को समझने का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपको लिखना है। तो मैं पहले आपको सरल भाषा में बता देती हूँ। प्रयाग प्रशस्ति आपका एक अभिलेख है जो कि इलाहाबाद में है और इसमें समुद्रगुप्त के बारे में ज़्यादा लिखा है, उनके शासन के बारे में, उन्होंने कौन कौन से राज्यों को जीता, उनकी विजय, उनकी विदेश नीति, ये सब उसमें लिखा है। उसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त बहुत दानशीलता वाले व्यक्ति थे, वीर थे, ये सब मतलब मेनली समुद्रगुप्त की आप जितनी तारीफ लिख पाएँ आप इसमें लिख देंगे। अब आप देखिए कि आंसर में लिखेंगे कैसे। प्रयाग प्रशस्ति सम्राट समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करने वाला अभिलेख है। इसे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर ने लिखा था। ये प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है उस पर ये उत्कीर्ण है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों, दक्षिण भारत के अभियानों और उसके अधीन राज्यों तथा विदेश नीति का वर्णन मिलता है। इसी अभिलेख के आधार पर इतिहासकार समुद्रगुप्त को महान विजेता मानते हैं। इसमें उसकी दानशीलता, वीरता और प्रशासनिक क्षमता का भी उल्लेख है।
गुप्त काल के राजनीतिक इतिहास का ये सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है बिंदुसार। आपको बिंदुसार के बारे में लिखना है। तो बिंदुसार आपके मौर्य वंश का द्वितीय सम्राट था और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं के ये पुत्र थे। कौन? बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अशोक के पिता है बिंदुसार और बिंदुसार के पिता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब आप देखिए कि आप इसमें लिखेंगे कैसे। बिंदुसार मौर्य वंश के द्वितीय सम्राट और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात लगभग 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। देखिए, अगर आपको ये सन याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात शासन किया था। बिंदुसार को अमित घात और सिंहसेन भी कहा जाता है। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार दक्षिण भारत तक किया, परंतु कलिंग को जीतने में वो असफल रहे, यानी कलिंग वो नहीं जीत पाए। बिंदुसार के कई पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे सुसीम, उसके बाद आपके अशोक, विगत शोक, और भी पुत्र है लेकिन ये मेन है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष होने लगा कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। वो आपस में ही लड़ने लगे, जिसमें अंततः अशोक विजय हुआ। आपने सम्राट अशोक का नाम सुना है, वही अशोक हैं ये, और मौर्य साम्राज्य के अगले महान सम्राट बने। कौन? अशोक। फिर आपका इसमें अगला है प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में आपको लिखना है। तो जो आपका प्रथम बौद्ध संगीति है वो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह, जो अब आपका बिहार में है, वहाँ पे एक सप्तपर्णी गुफा थी, उसमें आयोजित करी गई थी, जो मगध के राजा अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने करी? भिक्षु महाकश्यप ने करी थी। इस संगीत का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो गौतम बुद्ध है उनके उपदेशों को संकलित किया जाए। इसमें आपके विनय पिटक और सूत्र पिटक की रचना करी गई है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है घनानंद के बारे में आपको लिखना है कि जो आपके घनानंद है वो कौन थे। तो घनानंद आपके नंद वंश का अंतिम शासक था। सम्राट महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना करी थी और घनानंद उनके 9 पुत्रों में से एक था। घनानंद एक शक्तिशाली, धनी और अहंकारी शासक माना जाता है। उसके शासन में अत्याचार और करों की अधिकता के कारण जनता बहुत असंतुष्ट थी। घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद के खिलाफ खड़ा किया और चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना करी थी। फिर आपका इसमें जो अगला है वो है चाणक्य के बारे में लिखिए। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त नाम से भी विख्यात थे। यानी चाणक्य के 2 नाम और हैं, एक आपका कौटिल्य और दूसरा आपका विष्णुगुप्त। वे एक महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना करी है। आपने अर्थशास्त्र बहुत सुना होगा, तो उसकी रचना किसने करी है? चाणक्य ने। और मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में प्रमुख भूमिका निभाई है चाणक्य ने। उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि का एक महान ग्रंथ है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है ईशान वर्मन के बारे में आपको लिखना है। ईशान वर्मन कन्नौज के मौखरी राजवंश के एक शासक थे, जिसने 6ठी शताब्दी में कन्नौज से शासन किया। वे उत्तर भारत में गुप्तोत्तर काल के दौरान उभरे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उनके शासनकाल में मौखरी राज्य का विस्तार हुआ। उन्होंने गुप्त शासकों की अधीनता से खुद को स्वतंत्र किया। ईशान वर्मन को मौखरी वंश के शक्तिशाली और स्वतंत्र शासकों के रूप में याद किया जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ के बारे में आपको लिखना है। बौद्ध धर्म के सबसे मुख्य और प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। और त्रिपिटक के 3 भाग है। पहला आपका विनय पिटक, दूसरा आपका सुत्त पिटक और तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। ये ग्रंथ आपके पाली भाषा में लिखे गए हैं। फिर आप इसमें पहली हेडिंग डालेंगे विनय पिटक, क्योंकि त्रिपिटक का ये पहला भाग है। इसमें आपका बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचरण, दैनिक जीवन और नियमों का विस्तार से वर्णन है। यानी कि उनकी प्रॉपर दिनचर्या क्या थी, वो सुबह कितने बजे उठते थे, फिर वो किन नियमों का पालन करते थे, वो सब आपका विनय पिटक में लिखा गया है। फिर आप दूसरी हेडिंग डालेंगे सुत्त पिटक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ये आपके अति लघु में सिर्फ पूछ लिया जाता है कि सुत्त पिटक क्या है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा।
इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश, संवाद, प्रवचनों और कहानियों का संकलन किया गया है। फिर आपके सुत्त पिटक को भी 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अगंतुर और खद्दक। और सुत्त पिटक का ही आपका एक महत्वपूर्ण भाग है धम्मपद। ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आपका इसमें तीसरी हेडिंग है अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष है, जिसमें मन की प्रकृति और वास्तविकता का विश्लेषण किया गया है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है कौशल और वज्जी के बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा कौशल। कौशल आपका प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाजनपद था, जिसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। बुद्ध के समय में इसका शासक कौन था? प्रसेनजित इसका शासक था। ये क्षेत्र आपका बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौशल जो महाजनपद है, ये अपने पड़ोसी राज्यों से युद्ध करता रहता था और कई युद्धों के बाद ये अंत में पराजित हो गया, और जब ये हार गया तो उसके बाद मगध साम्राज्य का ये हिस्सा बन गया था। फिर आप इसमें हेडिंग डालेंगे वज्जी या वज्जी संघ। आपका वज्जी एक प्राचीन गणराज्य था, जिसमें 8 कुलों का संघ शामिल था, जिसमें लिच्छवी सबसे प्रमुख थे। ये वर्तमान बिहार के उत्तरी भाग में स्थित था। इसकी राजधानी क्या है? वैशाली। बुद्ध ने इसे एक आदर्श गणराज्य माना था। वज्जी अपनी गणतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए जाना जाता था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है ये आपका, ध्यान से देखिएगा। ये आपका है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आपका विक्रमादित्य भी कहा जाता था। अब आप देखिए कि इसमें कैसे लिखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का एक शक्तिशाली सम्राट था, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि से भी जाना जाता था। वे गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र थे। अभी मैंने आपको ऊपर प्रयाग प्रशस्ति पढ़ाई थी, उसमें किसके बारे में लिखा था? समुद्रगुप्त के बारे में। और समुद्रगुप्त के पुत्र कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर मालवा और गुजरात पर विजय प्राप्त की और उज्जैन को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। साहित्य, विज्ञान, कला और वास्तुकला की दृष्टि से यह काल भारत के इतिहास में अत्यंत समृद्ध माना जाता है। उनके शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था और उसने गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की बहुत प्रशंसा करी। उनके शासन काल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। किसके शासन काल को? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है सतवाहन वंश का संक्षिप्त इतिहास आपको इसमें बताना है। आंसर, सतवाहन राजवंश दक्कन में स्थित एक प्राचीन भारतीय राजवंश था। सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? राजा सिमुक। सिमुक ने आपका कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मा को पराजित करके सतवाहन वंश की स्थापना करी थी। इस वंश के तीसरे राजा थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। सतवाहन के जो तीसरे राजा थे वो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। उनको सतवाहन राजवंश का सबसे महान राजा माना जाता है, जिन्होंने शकों को बुरी तरह पराजित किया और साम्राज्य का विस्तार मालवा से लेकर कर्नाटक तक किया था। सतवाहन राजाओं ने लगभग 450 वर्षों तक शासन किया। इस वंश को आंध्र वंश या आंध्र सतवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है खारवेल पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। खारवेल आपका चेदी वंश का महानतम शासक था। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? राजा महामेघ वाहन को माना जाता है। ये वंश आपका कलिंग में स्थापित हुआ था, जो आपका वर्तमान में अब उड़ीसा में है। महामेघ वाहन के बाद उनके पोते खारवेल इस वंश के सबसे महान शासक हुए थे। खारवेल के शासनकाल में चेदी वंश का काफी विस्तार हुआ। चेदी वंश और खारवेल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हाथी गुफा शिलालेख है उससे मिलती है, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ये शिलालेख खारवेल के शासनकाल, सैन्य विजय, सार्वजनिक कार्य और जैन धर्म के प्रति उनके समर्पण पर प्रकाश डालता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है रामगुप्त। आपको रामगुप्त के बारे में लिखना है। तो पहले मैं आपको इसको स्टोरी के रूप में बता देती हूँ कि रामगुप्त कौन थे, तो आपको याद रहेगा। रामगुप्त आपके गुप्त वंश का शासक था, लेकिन इतिहासकारों में इसको लेके बहुत मतभेद है, क्योंकि इसका उल्लेख बहुत कम मिलता है। इसका उल्लेख आपको विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम में मिलता है, और देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार ये समुद्रगुप्त का पुत्र था। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था प्रयाग प्रशस्ति, उसमें किसका उल्लेख है? समुद्रगुप्त का। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, तो वो किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का। लेकिन जो ये आपका नाटक है विशाख दत्त का, इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, पहला आपका रामगुप्त और दूसरा आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य।
लेकिन रामगुप्त आपके बड़े पुत्र थे, तो जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई तो रामगुप्त आपका गद्दी में बैठा, लेकिन वो बहुत कायल और डरपोक राजा था। और उसकी पत्नी कौन थी? ध्रुव स्वामिनी। एक बार रामगुप्त का युद्ध हुआ शक राजाओं से, लेकिन वो उस युद्ध में हार गए, तो इन्होंने शको राजाओं को युद्ध में हार गए। तो शकों से युद्ध में हारने के बाद इन्होंने अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को उसको दे दिया। तब इनके छोटे भाई चंद्रगुप्त को बड़ा गुस्सा आया। इसके कारण इन्होंने रामगुप्त की हत्या भी कर दी और उस शक राजा की भी हत्या कर दी, और ध्रुव स्वामिनी से इन्होंने शादी कर ली। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। तो दोस्तों, मैंने आपको ये पूरी स्टोरी बता दी है, लेकिन एक बार आप इसको आंसर में देख लीजिए कि आप एग्जाम में इसको लिखेंगे कैसे। रामगुप्त को गुप्त वंश का शासक माना जाता है, लेकिन उसके अस्तित्व को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। उसका उल्लेख विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम में मिलता है। विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, पहला आपका रामगुप्त, दूसरा आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। रामगुप्त बड़ा होने के कारण पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, लेकिन रामगुप्त आपका कमजोर और कायर राजा था। शकों से युद्ध हारने के बाद रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी, जिसे ध्रुव देवी भी कहा जाता है, शक राजा को सौंपने की अपमानजनक शर्त मान ली थी। इस कायरता और अपमान से क्षुब्ध होकर चंद्रगुप्त ने स्त्री वेश में शक राजा के शिविर में जाकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी और गुप्त साम्राज्य की गद्दी संभाली तथा ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। कुछ ताम मुद्राएं और अभिलेख रामगुप्त के अस्तित्व का समर्थन करते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार इसे केवल एक साहित्यिक कथा मानते हैं। हालांकि उसके बारे में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए रामगुप्त की ऐतिहासिकता आज भी विवाद का विषय बनी हुई है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है। अब आपके आते हैं लघु उत्तरी क्वेश्चन। पहला लघु उत्तरी क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो आप प्राचीन भारतीय इतिहास को अध्ययन करते हैं उसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो आंसर देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। इन्हें मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका साहित्यिक स्रोत। अब आप देखिए कि साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आता है, जिनके थ्रू हम लोग को एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पता चलती है, हम लोग प्राचीन भारत इतिहास के बारे में जानते हैं। तो इनमें आपका आता है वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये सब शामिल है जिनसे हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास को पढ़ पाते हैं। इनसे आपको पता क्या चलता है? उस समय के धर्म के बारे में, समाज, राजनीति की जानकारी मिलती है। फिर आपका इसमें द्वितीय स्रोत है विदेशी यात्रियों का विवरण। मेगास्थनीज की इंडिका, फायान और ह्वेनसांग के यात्रा वृतांत प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आपका इसका पॉइंट है पुरातात्विक स्रोत। यह आपके प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का तीसरा प्रमुख स्रोत है। इसमें आपका क्या क्या आता है? अभिलेख आते हैं, सिक्के, मूर्तियाँ, स्तूप, मंदिर, गुफाएं तथा अन्य पुरातात्विक अवशेष जो उस समय की संस्कृति और शासन व्यवस्था के बारे में हमको बताते हैं। अब सिक्कों से आपको कैसे पता चलता है? जब आप चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने समय के सिक्के चलवाए थे सोने के। उसमें एक तरफ उन्होंने अपना नाम भी लिखवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जब उन सिक्कों को देखो तो क्या पता चलता है कि ये सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के हैं। तो इन लोगों से ऐसे हमें अपना प्राचीन इतिहास पता चलता है। फिर आपका इसमें चौथा पॉइंट है अभिलेख एवं ताम्रपत्र। अशोक के शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति तथा ऐहोल अभिलेख जैसे अभिलेख इतिहास के विश्वसनीय स्रोत हैं। जैसे अशोक ने अपने समय में बहुत सारे शिलालेखों की स्थापना करी है, प्रयागराज में, बहुत अलग अलग कलिंग में, बहुत जगह इन्होंने अपने शिलालेख स्थापित करे हैं। और उन शिलालेखों को पढ़ के अब पता चलता है अशोक के शासन के बारे में। तो प्राचीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों में आपके शिलालेख भी आते हैं, प्रयाग प्रशस्ति हो गए, जितने भी अभिलेख है ये सब आपके प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत हैं। अब आप निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? इन सभी स्रोतों के आधार पर इतिहासकार प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का अध्ययन करते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए कि मौर्य साम्राज्य धीमे धीमे क्यों समाप्त हो गया। तो इसका मेनली कारण ये है कि जो अशोक के बाद के उत्तराधिकारी थे वो उतने सशक्त नहीं थे, कमजोर टाइप के थे। वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। जब वो संभाल नहीं पाए तो आंतरिक विद्रोह होने लगा और फिर अंत में इन्हीं के सेनापति ने, यानी कि मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम राजा था बृहदत्त, उसके सेनापति ने बृहदत्त की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना कर दी थी।
अब आप आंसर देखिए कि आप आंसर में लिखेंगे कैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लघु में और दीर्घ में पूछा जाता है। इसका आंसर देखिए, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारणों में अयोग्य उत्तराधिकारी, आर्थिक संकट, अशोक की शांतिवादी नीतियां और प्रांतीय विद्रोह शामिल थे। अशोक की मृत्यु के बाद जो कमजोर शासक थे वो विशाल साम्राज्य को संभालने में असमर्थ रहे। इसके अतिरिक्त साम्राज्य का जो सैन्य खर्च था वो बहुत ज़्यादा था और अशोक ने बहुत ज़्यादा दान किया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। तो जो उनका राजकोष था वो खाली हो गया था। इन आंतरिक कमजोरियों के कारण साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया और अंततः 183 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। अगर आपको ये सन याद ना हो तो आप इसको हटा दीजिएगा, बस लिख दीजिएगा कि अंततः पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर दी। फिर आपका इसमें पॉइंट है, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन दीर्घ में पूछा जाता है तो आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्नलिखित है। इसमें आपका पहला पॉइंट है अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी। इसमें आप क्या लिखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान शासकों के बाद उनके उत्तराधिकारी जैसे आपके कुणाल हो गए, संप्रति हो गए, दशरथ हो गए, ये सब बहुत अयोग्य और कमजोर थे। वे इस विशाल साम्राज्य को एकजुट रखने में विफल रहे। फिर आपका इसमें अगली हेडिंग है वित्तीय संकट। विशाल सेना और नौकरशाही के भारी खर्चों के साथ साथ अशोक द्वारा बौद्ध भिक्षुओं और विहारों को दिए गए भारी दान के कारण राजकोष इनका खाली हो गया था। फिर आपका थर्ड पॉइंट है अशोक की शांतिवादी नीतियाँ। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक द्वारा युद्ध और हिंसा का त्याग करने से मौर्य साम्राज्य की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई थी और साम्राज्य बाहरी आक्रमणों के प्रति संवेदनशील हो गया था। इसका मतलब ये है, आपने इतिहास में बहुत फेमस युद्ध पढ़ा होगा, कलिंग का युद्ध, जिसमें अशोक की विजय हुई थी, यानी कि अशोक ये युद्ध जीत गया था। फिर जब युद्ध के अगले दिन वो मैदान में गया जहाँ पे ये युद्ध हुआ था, उसने वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में लोगों को देखा कि मरे हैं, किसी के हाथ कटे हैं, खून बह रहा है। अशोक के मन में ये विचार आया कि ये सब बहुत ख़राब है, अब वो युद्ध नहीं लड़ेगा। उसके मन में बहुत ज़्यादा इन सबको देख के परेशानी हुई। उसके बाद से उसने ये निर्णय किया कि वो अब युद्ध नहीं करेगा और हिंसा को त्याग देगा। तो भाई इससे क्या हुआ, जो इसकी सेना थी उसको जो युद्ध लड़ने का अभ्यास था वो कम हो गया धीमे धीमे, उनकी आदत हो गई आराम करने की। फिर जब बाहरी आक्रमण हुए अशोक के बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे, जब वो बाहरी आक्रमण हुए उनके समय में, तो सेना उतनी शक्तिशाली नहीं रह गई। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है। फिर आपका इसमें अगली हेडिंग है प्रांतीय विद्रोह। अब आप देखिए कि इसमें क्या लिखेंगे, मौर्य प्रशासन अत्यधिक रूप से केंद्रीकृत था, जहां सारे निर्णय राजधानी पाटलिपुत्र से लिए जाते थे। इसका मतलब ये है कि मौर्य साम्राज्य में क्या होता था कि सारे निर्णय, चाहे वो न्याय का हो, चाहे वो शासन करने का हो, कृषि का हो, कर निर्धारित करने का हो, सारा जो अंतिम निर्णय है वो राजा के द्वारा लिया जाता था। और राजा कहाँ रहता था, अपनी राजधानी में, पाटलिपुत्र में। तो क्या हुआ, जो मौर्य साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था। तो अशोक तो सशक्त राजा था, उसकी बात सब मान लेते थे, चाहे जितना बड़ा उसका विस्तार हो साम्राज्य का। लेकिन उसके बाद के जो शासक थे, उसके उत्तराधिकारी थे, वो अयोग्य थे, यानी कि वो काया टाइप के थे, लोग उनका प्रभाव नहीं मानते थे उतना। तो परिवहन और संचार के साधनों की कमी के कारण जो दूर दराज के प्रांत थे उनमें उनका नियंत्रण कमजोर हो रहा था, लोग उनकी बात कम मान रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय जनता और शासकों ने केंद्रीय सत्ता के कमजोर होते ही क्षेत्रीय विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बाहरी आक्रमण। सत्ता के कमजोर होने का फायदा उठाकर उत्तर पश्चिमी सीमाओं से विदेशी आक्रमण भी होने लगे, जिनमें प्रमुख था आपका बैक्टीरियन का आक्रमण। ये कौन था, आपका यूनानी। तो यूनानी आक्रमणों ने साम्राज्य की शक्ति को और क्षीण कर दिया था। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है मौर्य साम्राज्य का अंतिम अंत कैसे हुआ। तो अंतिम मौर्य शासक कौन था, आपका बृहदत्त। इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी और मगध में शुंग वंश की स्थापना की। इसी के साथ आपका मौर्य साम्राज्य पूरी तरीके से नष्ट हो गया, उसका अंत हो गया। अब आप निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, कमजोर शासकों, प्रशासनिक कठिनाइयों, आर्थिक संकट और विदेशी आक्रमणों के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन पे प्रकाश डालिए। इसका आंसर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक और भारत का महान शासक था। उसका जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में मगध क्षेत्र की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था।
अगर आपको ये सन याद ना हो तो मत याद करिएगा, उसको हटा दीजिएगा। चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन के बारे में ऐतिहासिक स्रोतों और बौद्ध जैन ग्रंथों में अलग अलग मत हैं, लेकिन अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि उनका बचपन साधारण परिस्थितियों में बीता है। चंद्रगुप्त बचपन से ही असाधारण प्रतिभा, निडरता और नेतृत्व क्षमता वाले बालक थे। आचार्य चाणक्य, जो कि कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे शिक्षा तथा युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नंद वंश के अत्याचारों के विरुद्ध तैयार किया। दोनों ने मिलकर नंद वंश को पराजित किया और मगध में अधिकार कर लिया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को भी हराया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी, और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से विवाह भी इन्होंने कर लिया था। जिसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने बहुत सारा भारत का क्षेत्र इनको अधिकार के रूप में दिया, बहुत सारा धन दिया, बहुत सारे हाथी घोड़ा भी दिए थे। इन्होंने ऐसा क्यों किया? जिससे सेल्यूकस निकेटर दोबारा इन पे आक्रमण न कर सके। उसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और एक मजबूत प्रशासन विकसित किया था। अब निष्कर्ष देख लीजिए, जब भी आपके पास लघु और दीर्घ क्वेश्चन आया करे, आप उसमें निष्कर्ष जरूर लिखिए, क्योंकि बच्चे निष्कर्ष बहुत कम लिखते हैं। अगर कोई बच्चा निष्कर्ष लिखता है तो एग्जामिनर उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब निष्कर्ष देखिए क्या लिखेंगे। चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन संघर्षपूर्ण था, लेकिन चाणक्य के मार्गदर्शन से वह भारत का महान सम्राट बना। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बौद्धकालीन गणराज्य पे प्रकाश डालिए। तो पहले मैं आपको इसको सरल भाषा में बता देती हूँ। बौद्ध काल कौन सा काल होता है? जब महात्मा बुद्ध का समय था, तो उसे क्या कहते हैं? बौद्ध काल। जब महात्मा बुद्ध का समय था तो भारत में, एक मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, जैसे भारत आप ये समझ लीजिए 20 हिस्सों में बटा था। तो उन 20 हिस्सों में दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं प्रचलित थी। पहला आपका राजतंत्र, दूसरा आपका गणराज्य। 20 हिस्सों में आप ये समझ लीजिए 10 हिस्सों में राजतंत्र था और 10 हिस्सों में गणराज्य था। तो राजतंत्र में क्या होता है? वहाँ पे राजा शासन करते थे, सारे निर्णय कौन लेगा? राजा लेगा। लेकिन जो भारत के 10 हिस्से और थे उनमें आपका गणराज्य था। गणराज्य में राजा शासन नहीं करता, यहाँ की जनता कुछ व्यक्तियों को चुन लेती है कि मेरे सारे निर्णय यही करेंगे। जैसे उन्होंने 20 लोग चुन लिए, फिर उनकी सभा बना दी जाती है, फिर वो आपस में विचार विमर्श करके जनता की राय भी लेते थे, उसके बाद कोई निर्णय लेते थे। सब कुछ जनता के मतलब अकॉर्डिंग किया जाता था गणराज्य में। अब आप देखिए कि आप इसमें आंसर लिखेंगे कैसे। आंसर देखिए, बौद्ध काल में भारत में दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं प्रचलित थी। पहला आपका राजतंत्र, दूसरा आपका गणराज्य। क्वेश्चन में आपका सिर्फ देखिए बौद्धकालीन गणराज्य पे प्रकाश डालना है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ गणराज्य की बात करेंगे। गणराज्य ऐसे राज्य थे जहाँ शासन किसी एक राजा के बजाय कई प्रमुख व्यक्तियों या सभा द्वारा चलाया जाता था। शासन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय इन गणराज्यों में सभा और परिषद में मिलकर लिए जाते थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अगर ये क्वेश्चन आपका अति लघु में पूछे तो आप इतना लिख दीजिएगा, और उसके बाद ये 2-3 गणराज्य के नाम भी लिख दीजिएगा कि कौन कौन से गणराज्य थे बौद्ध काल में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका लघु में और दीर्घ में पूछ देता है तो आप इतना तो लिखेंगे ही, लेकिन इसके बाद भी आपको और लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बौद्ध काल के प्रमुख गणराज्य। अब ये गणराज्य क्या है? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना कि बौद्ध काल में भारत 20 हिस्सों में बटा था। वैसे 16 हिस्सों में बटा था, क्योंकि बौद्ध काल के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें भारत के 16 हिस्से बताए जाते हैं। तो उन 16 हिस्सों में कहाँ कहाँ गणराज्य था वो कुछ मैं आपको यहाँ पे नीचे नाम बताऊंगी। वैसे तो बहुत थे, लेकिन मैं आपको कुछ प्रमुख बता रही हूँ। पहला है आपका शाक्य, जिसकी राजधानी आपकी कपिलवस्तु थी। दूसरा है आपका लिच्छवी, इसकी राजधानी आपकी वैशाली थी। तीसरा है आपका मल्ल। चौथा है आपका कोली गणराज्य। पांचवा है आपका मौर्य गणराज्य, और छठा है आपका बुली गणराज्य। मैंने आपको यहाँ 6 नाम दिए, आप कोशिश करिएगा कि 5 तो आप पेपर में लिख के ही आए। इनमें सबसे ज़्यादा फेमस जो गणराज्य था वो था शाक्य, क्योंकि आपके गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म यहाँ हुआ था। फिर लिच्छवी भी बहुत फेमस था, क्योंकि महावीर स्वामी जो थे उनका संबंध इससे था। मल्ल आपका 2 भागों में बटा था उस समय, जिसमें एक की राजधानी पावा थी और दूसरी की आपकी कुशीनगर। और कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु वहाँ पे हुई थी। अब आप देखिए कि आप इसको लिखेंगे कैसे। इसमें आप लिखेंगे शाक्य गणराज्य सबसे प्रसिद्ध था, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। लिच्छवी वज्जी गणराज्य भी अत्यंत शक्तिशाली था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। महावीर का संबंध लिच्छवी गणराज्य से था। मल्ल गणराज्य आपका 2 भागों में विभाजित था, जिसमें एक की राजधानी पावा थी और दूसरी की कुशीनगर थी। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी।
गणराज्यों में सभा के सदस्य राज्य के महत्वपूर्ण कार्य जैसे युद्ध, संधि, कर व्यवस्था और न्याय का निर्णय करते थे। फिर आप इसमें आगे लिखेंगे, बौद्धकालीन गणराज्यों ने भारत में सामूहिक शासन, जन भागीदारी और विचार विमर्श की परंपरा को बढ़ावा दिया। ये गणराज्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण उदाहरण है और भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा की प्रारंभिक नींव माने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वर्तमान में जो आपकी भारत में व्यवस्था है वो कौन सी है, लोकतांत्रिक शासन है आपका भारत में, क्योंकि यहाँ पे आपके वोट पड़ते हैं। तो ये माना जाता है कि जो भारत की वर्तमान व्यवस्था है लोकतांत्रिक, उसकी नींव कब रखी गई, तो प्राचीन भारत में इसकी नींव मानी जाती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, महापद्मनंद की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, महापद्मनंद प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे। उन्होंने शिशुनाग वंश को समाप्त करके नंद वंश की स्थापना की थी और मगध साम्राज्य की सीमाओं का अभूतपूर्व विस्तार किया था। उनकी प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। ये क्वेश्चन आपका लघु और दीर्घ में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसमें हेडिंग भी लिखनी पड़ेंगी। फिर आप इसमें हेडिंग क्या डालेंगे, महापद्मनंद की प्रमुख उपलब्धियां। उसमें आप लिखेंगे महापद्मनंद की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है इसका, साम्राज्य का विस्तार। उन्होंने मगध की सीमाओं का विस्तार बहुत अत्यधिक किया था। उत्तर में आपका हिमालय से लेके दक्षिण में आपकी गोदावरी जो वरी नदी थी उस तक किया था। पश्चिम में आपका व्यास नदी से लेके पूर्व में बंगाल तक इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया था। फिर आपकी इसमें दूसरी हेडिंग है, कलिंग विजय। कलिंग को जीतने वाले वे मगध के पहले सम्राट थे। वहां से उन्हें अपार धन, पवित्र जैन तीर्थकर की मूर्तियां वो मगध में लेके आए थे। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, प्रमुख विजय कौन सी थी महापद्मनंद की। पुराणों और ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार उन्होंने इक्ष्वाकु, पांचाल, कुरु, काशी और सूरसेन जैसे कई प्रमुख राज्यों को मगध में मिलाया था। चौथा पॉइंट है आपका, जनहित और सिंचाई कार्य। कलिंग में उन्होंने कृषि के लिए तनुशूली नामक एक विशाल नहर प्रणाली बनवाई थी। पांचवा पॉइंट है उनका, विशाल सेना का गठन। उनकी सेना इतनी शक्तिशाली थी कि उनके भय से विदेशी आक्रमणकारियों के हौसले पस्त रहते थे। सेना में लगभग उनके 2 लाख पैदल सैनिक थे, 20,000 उनके घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 युद्ध हाथी शामिल थे। ये थी आपकी महापद्मनंद की उपलब्धियां। फिर आप निष्कर्ष में देखें क्या लिखेंगे, महापद्मनंद ने मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाकर भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। उसके शासनकाल में मगध की शक्ति और संपत्ति दोनों बढ़ी। बाद में इसी मजबूत साम्राज्य पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार कर लिया था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। आंसर, तो चंद्रगुप्त प्रथम आपके गुप्त वंश था, उसके तीसरे राजा थे, लेकिन ये सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे राजा में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं और इन्हीं को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पूर्वज कौन थे, श्रीगुप्त और घटोत्कच केवल सामंत थे। उन्होंने गुप्त वंश की स्थापना करी थी, लेकिन वो सिर्फ छोटे हिस्से में राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों श्रीगुप्त और घटोत्कच के छोटे सामंती राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदला था, इसलिए उन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित है। सबसे पहले इनकी उपलब्धियों की जो हेडिंग है वो है लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध। उनके समय में लिच्छवी बहुत शक्तिशाली थे, तो उन्होंने क्या किया, लिच्छवी की जो राजकुमारी कुमार देवी थी उनसे विवाह कर लिया। इस वैवाहिक संबंध से गुप्त साम्राज्य की शक्ति, प्रतिष्ठा और राज्य सीमा का विस्तार हुआ। सेकंड पॉइंट है आपका, महाराजाधिराज की उपाधि। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक विशाल और स्वतंत्र साम्राज्य का निर्माण करने के बाद महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण करी थी। फिर आपका इसमें तीसरी हेडिंग है, साम्राज्य का विस्तार। साम्राज्य का विस्तार चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों में से एक है, क्योंकि उन्होंने बहुत अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अब आप देखिए कि इसमें लिखेंगे कैसे। उन्होंने अपने साहस और कूटनीति से गुप्त साम्राज्य का विस्तार मगध से लेकर प्रयाग तक, साकेत और आधुनिक बिहार बंगाल के क्षेत्रों तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। चौथा पॉइंट है आपका उनकी उपलब्धि का, गुप्त संवत की शुरुआत। तो गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के समय ही हुई थी। उनके राज्यारोहण के समय अर्थात 319 से 320 ईस्वी से गुप्त संवत की शुरुआत मानी जाती है, जो भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। फिर आपका इसमें अगली हेडिंग है 5वीं नंबर की, योग्य उत्तराधिकारी का चुनाव। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था कि जो उनके उत्तराधिकारी थे वो योग्य नहीं थे। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया कि जब वो जिंदा थे, उन्होंने अपने जिंदा रहते ही अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी, जिससे बाद में उत्तराधिकारियों में आपस में लड़ाई नहीं हुई। अब आप देखिए कि इसमें लिखेंगे क्या। उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने पराक्रमी पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिससे भविष्य में सत्ता के लिए होने वाले संघर्ष टल गए
और समुद्रगुप्त ने साम्राज्य का और विस्तार किया था। अब आप निष्कर्ष देखिए क्या लिखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य को मजबूत आधार दिया और उसे उत्तर भारत की प्रमुख शक्ति बनाया था। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र कौन थे? समुद्रगुप्त। और जो समुद्रगुप्त का पुत्र था उसका नाम भी चंद्रगुप्त था, लेकिन उसके आगे क्या लगा दिया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण लिखिए। आंसर देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में हूणों के आक्रमण और कमजोर उत्तराधिकारी शामिल है। गुप्त साम्राज्य में आपने चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम तो सुना होगा, बहुत फेमस राजा थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे कुमारगुप्त और कुमारगुप्त के थे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो कमजोर थे, उनमें वो बात नहीं थी जो स्कंदगुप्त तक राजाओं में बात थी। ये लोग अपने साम्राज्य को इतना अच्छा संभाल नहीं पाए। कौन लोग? स्कंदगुप्त के जितने भी उत्तराधिकारी हुए। हूणों के आक्रमण विशेषकर तोरमाड़ और मिहिरकुल ये दो थे जिनका जो हूण का आक्रमण था, इनका जो हमला था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, जिसने गुप्त साम्राज्य के सैन्य और आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया था। निरंतर युद्धों से शाही खजाना खाली हो गया था। आंतरिक कलह और सामंती विद्रोह ने साम्राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया था। फिर आपका इसमें आगे है, गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण इस प्रकार है। ये क्वेश्चन आपका लघु और दीर्घ में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका अयोग्य उत्तराधिकारी। इसमें आप क्या लिखेंगे? स्कंदगुप्त के बाद गुप्त सम्राट जैसे उरुगुप्त, बुद्धगुप्त आदि अयोग्य और विलासी थे। उनमें युद्ध कौशल और प्रशासनिक क्षमता का भारी अभाव था। वे विशाल साम्राज्य की रक्षा करने और बाहरी आक्रमणों का सामना करने में असमर्थ रहे। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है हूणों के आक्रमण। गुप्त साम्राज्य के पतन में हूणों के आक्रमण ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। मध्य एशिया से आए श्वेत हूणों के लगातार हमलों ने गुप्त साम्राज्य की सैन्य और आर्थिक शक्ति को भारी क्षति पहुंचाई। स्कंदगुप्त ने शुरुआती हमलों को विफल किया, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के समय हूण शासकों ने साम्राज्य की नींव हिला दी। इसका मतलब ये कि स्कंदगुप्त तक तो जो उन्होंने हमले किए उनको विफल किया गया, लेकिन उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे वो अपने राज्य की रक्षा करने में सक्षम नहीं हुए। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है आर्थिक संकट। हूणों के लगातार युद्धों के कारण राजकोष खाली हो गया था। इसके अतिरिक्त जो बाह्य व्यापार था, विशेष रूप से रोमन के साथ, उसमें बहुत भारी मात्रा में गिरावट आई, जिससे साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है उत्तराधिकार के विवाद। इसमें आप क्या लिखेंगे? शाही परिवार के भीतर उत्तराधिकार के लिए हुए संघर्षों और गृह युद्धों ने साम्राज्य की एकता को खंडित कर दिया। भाई क्या हुआ? गुप्त साम्राज्य है, उसमें आपस में लोग लड़ने लगे जितने उनके उत्तराधिकारी थे कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। तो इससे जो उस साम्राज्य की एकता थी वो खंडित हो गई। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने पर सामंतों, प्रांतीय गवर्नरों और जागीरदारों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसका मतलब ये है कि जब राजा ही कमजोर था तो जितने भी उनके अंडर में छोटे छोटे हिस्से थे, क्षेत्र, उनके जो प्रभावशाली नेता थे उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी कि हम इस क्षेत्र के राजा हैं, उन्होंने ये घोषित कर दिया, जिससे जो साम्राज्य है वो कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। अब आप निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? विदेशी आक्रमण, कमजोर शासक और प्रशासनिक समस्याएं गुप्त साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण थे। इन कारणों से गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखिए। आंसर देखिए, अर्थशास्त्र प्राचीन भारत का प्रसिद्ध राजनीतिक और प्रशासनिक ग्रंथ है। इसके लेखक कौटिल्य है, जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। कौटिल्य आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। इस ग्रंथ में सफलतापूर्वक शासन चलाने के लिए राजा के कर्तव्यों, प्रशासन, न्याय, युद्ध नीति, कर व्यवस्था, विदेश नीति, गुप्तचर, जो गुप्तचर व्यवस्था है, व्यापार, कृषि, अर्थव्यवस्था, इन सभी विषयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। कौटिल्य ने बताया है कि राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना और राज्य की समृद्धि है। फिर आपका इसमें आगे है अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, दंड नीति तथा सुशासन के नियमों का भी वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ मौर्यकालीन शासन व्यवस्था को समझने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र केवल आर्थिक संबंधों का विषय नहीं है, बल्कि राजनीति, प्रशासन और कूटनीति का भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है,
जो आज भी इतिहास और राजनीति के अध्ययन में अत्यंत उपयोगी माना जाता है। दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन इसमें अति लघु में बहुत पूछा जाता है कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको देखिए। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु थे। उन्होंने एक ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना करी और अर्थशास्त्र में इन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया है। फिर आप इसमें देखिए आगे क्या लिखेंगे? इसमें आप लिखेंगे सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 आवश्यक अंग होते हैं, जिनमें आपका पहला है राजा, दूसरा है अमात्य, तीसरा है आपका जनपद, फिर है आपका दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। तो ये आपके 7 आवश्यक अंग है, इनको आप रट लीजिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है। अब आपके शुरू होते हैं महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। आंसर देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल भारतीय इतिहास में महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। इस समय उत्तर भारत में कोई एक शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था, कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बल्कि पूरा उत्तर भारत अनेक छोटे बड़े राज्य में विभाजित था। इन राज्यों को क्या कहा जाता है? महाजनपद कहा जाता है। इस काल की राजनीतिक स्थिति इस प्रकार थी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति लिखिए, तो हम लोग इसी पे इसमें चर्चा करेंगे। आप इसमें सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे? 16 महाजनपद। अब आप इसमें क्या लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में आपसे राजनीतिक स्थिति के बारे में पूछा है भारत की, तो आप वही इसमें बताएंगे कि जो भारत है वो आपका 16 महाजनपद में बटा हुआ था। और अब इसमें देखिए लिखेंगे क्या? ये तो गलत टाइप हो गया, इस पर ध्यान मत दीजिए। संपूर्ण क्षेत्र आप इसमें लिखेंगे बौद्ध धर्म के ग्रंथ अगंतुर निकाय के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र आपका 16 बड़े और शक्तिशाली महाजनपदों में विभाजित था। इन 16 महाजनपदों में देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला है आपका अंग, दूसरा है मगध, फिर काशी, कौशल, वज्जी, मल, वत्स, अवंती, कुरु, पांचाल, मत्स्य, चेदी, सूरसेन, अश्मक, गांधार, कंबोज, ये आपके प्रमुख थे। देखिए इन 16 जो महाजनपद है इनके नाम रट लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे अति लघु में भी पूछा जा सकता है कि 16 महाजनपद के नाम बताइए। अब आपकी इसमें जो दूसरी हेडिंग है वो देख लीजिए। दूसरी हेडिंग है आपकी शासन प्रणाली का स्वरूप। 6ठी शताब्दी में आपके जो भारत है उसकी राजनीतिक स्थिति में शासन प्रणाली का क्या स्वरूप था, इसमें हम लोग ये देखेंगे। इन 16 महाजनपदों में 2 प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलित थी। पहला आपका राजतंत्र, दूसरा आपका गणतंत्र। सबसे पहले आप लिखेंगे राजतंत्र, उसमें क्या लिखेंगे? राजतंत्र में शासन राजा करते थे। इनमें आपके कौन कौन से महाजनपद थे? भाई 16 महाजनपद है, तो 16 में कुछ आपके राजतंत्र वाले थे, कुछ आपके गणतंत्र वाले। तो देखिए राजतंत्र में कौन कौन से जनपद हैं आपके? मगध, कौशल, वत्स, अवंती सबसे शक्तिशाली थे। यहाँ आपका वंशानुगत राजा शासन करते थे। इसका मतलब ये है कि जैसे राजा हुआ, फिर राजा मर गए तो उनका पुत्र राजा बनेगा, फिर वो भी मर गए तो उनका पुत्र बनेगा, यानी कि वंशानुगत राजा यहाँ शासन करते थे और उनकी जो शक्तियाँ थी वो निरंकुश होने लगी थी। फिर आपकी इसी में अगली हेडिंग है गणराज्य। अब आप देखिए कि आप गणराज्य में क्या लिखेंगे। गणराज्य में शासन किसी एक राजा के हाथ में न होकर कुलीन परिवारों के प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाने वाली परिषदों द्वारा चलाया जाता था। इसका मतलब ये है कि जनता कुछ लोगों को चुन देती थी, 20-25 लोगों को, कितने ही लोग शासन करेंगे। जो मेन प्रमुख होते थे, अमीर लोग होते थे, उनको चुना जाता था। भाई जनता भी प्रभावित किससे होती है? जिनके पास थोड़ा पैसा हो, पावर हो, उन्हीं लोगों को जनता भी चुनती है। तो वो 20-25 लोग आपस में विचार विमर्श करके कोई निर्णय करते थे। जैसे कहीं कोई निर्णय करना हुआ, कर कितना बढ़ाया जाए, टैक्स कितना लगाना है लोगों पे, तो जनता से भी वो राय लेते थे और फिर आपस में विचार विमर्श करके वो पर्टिकुलर कोई निर्णय देते थे। तो इसमें क्या होगा? परिषदों यानी सभा द्वारा यहाँ पे शासन किया जाता था। उसके एग्जाम्पल क्या है कि इसमें कौन कौन से महाजनपद आते थे? तो आपका लिच्छवी आता था और शाक्य गणराज्य इसके अंतर्गत आते थे। फिर आपकी इसमें अगली हेडिंग है राजनीतिक संघर्ष और साम्राज्यवाद का उदय। सभी महाजनपद एक दूसरे से स्वतंत्र थे और अपने राज्य के विस्तार के लिए आपस में निरंतर संघर्ष करते रहते थे। इस साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा में 4 प्रमुख राज्य उभर कर सामने आए। पहला आपका मगध, दूसरा कौशल, तीसरा वत्स और चौथा अवंती। फिर आपका इसमें अगली हेडिंग है, भाई हम लोग ये पढ़ क्या रहे हैं? 6वीं शताब्दी में जो राजनीतिक स्थिति थी वो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। इसमें 4th पॉइंट आपका क्या है? मगध का उत्कर्ष। सभी महाजनपदों में आपसी संघर्ष के बाद जो आपका मगध है वो सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने पड़ोसी राज्यों को जीतकर मगध का विस्तार किया।
मगध की उन्नति के प्रमुख कारण उपजाऊ भूमि, लौह अयस्क की उपलब्धता, गंगा नदी का व्यापार तथा सक्षम शासक थे। हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों और विजय द्वारा मगध की नींव मजबूत करी। उनके पुत्र अजातशत्रु ने कौशल और वज्जी संघ को हराकर मगध में मिला लिया था। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है नवीन धर्मों का उदय। 6वीं शताब्दी में नवीन धर्मों का उदय भी हुआ था। ब्राह्मणवादी कर्मकांडों और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ इसी राजनैतिक उथल पुथल के दौरान बौद्ध और जैन धर्मों का उदय हुआ था। इन धर्मों ने अहिंसा और सामाजिक समानता का संदेश दिया, जिसने तत्कालीन राजनीति और सम्राटों की नीतियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। फिर आपका इसमें निष्कर्ष है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत अनेक महाजनपदों में विभाजित था। मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा और आगे चलकर इसी ने भारत के प्रथम विशाल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। ये काल राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है शुंग कौन थे? पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, शुंग वंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था जो मौर्य वंश के बाद स्थापित हुआ था। ये मूल रूप से ब्राह्मण वंश था जिसकी स्थापना किसने करी थी? पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। वह मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त का सेनापति था। लगभग 185 ईसा पूर्व में उसने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग एक वीर, योग्य और कुशल शासक था। उसने लगभग 36 वर्ष तक शासन किया। अब आप देखिए कि पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे पुष्यमित्र शुंग की प्रमुख उपलब्धियां। उसमें आप लिखेंगे पुष्यमित्र शुंग एक महान विजेता और कुशल प्रशासक था। उनकी प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। पहला, शुंग वंश की स्थापना। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद एक नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना की थी और अपने 36 वर्षों के शासन काल में उत्तर भारत में शुंग साम्राज्य को सुदृढ़ किया था। फिर आपकी इसमें दूसरी हेडिंग है विदेशी आक्रमणों से रक्षा। पुष्यमित्र ने भारत पर आक्रमण करने वाले यवन शासक डेमेट्रियस और मिनाडर को सफलतापूर्वक पराजित किया, जो इसके शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। फिर आपका इसमें आगे है पुष्यमित्र शुंग ने उत्तर पश्चिम से आने वाले यवन आक्रमणकारियों को पराजित किया और भारत की सीमाओं की रक्षा करी। फिर आपका इसमें उपलब्धियों में तीसरा पॉइंट है साम्राज्य का विस्तार। अब आप देखिए कि इसमें क्या लिखेंगे। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राज्य का विस्तार उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक किया। इसमें आपका मगध, अवंती और कौशल जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल थे। फिर आपका इसमें चौथा पॉइंट है अश्वमेध यज्ञ। पुष्यमित्र ने अपनी शक्ति सिद्ध करने के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनके मुख्य पुरोहित कौन थे? महान व्याकरणविद पतंजलि थे। इसका उल्लेख किसमें है? अयोध्या अभिलेख और पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। किसका उल्लेख? अश्वमेध यज्ञ का। अयोध्या में एक अभिलेख स्थापित है, वहाँ पे भी अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है कि पुष्यमित्र ने कराया था। और पतंजलि ने एक ग्रंथ लिखा है महाभाष्य, महाभाष्य में भी ये लिखा है। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है इनकी उपलब्धि का, वो है आपका साहित्य व कला का विकास। इसमें क्या आप लिखेंगे? पुष्यमित्र के शासन काल में संस्कृत भाषा और कला का विकास हुआ। प्रसिद्ध, ये एक बार गलत लिख गया है, प्रसिद्ध व्याकरण विद्वान पतंजलि उनके दरबार में ही रहते थे, जिन्होंने महाभाष्य की रचना करी थी। इसके अलावा शुंग काल में ही आपका सांची के स्तूप का विस्तार और भरहुत के स्तूप का निर्माण हुआ था, जो शुंग काल की प्रमुख कलात्मक उपलब्धियां हैं। फिर आपका इसमें छठवां पॉइंट है पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का ब्राह्मण धर्म का संरक्षण। इसमें आप क्या लिखेंगे? पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म के प्रभाव के काल में वैदिक और सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया। उसने वैदिक धर्म और ब्राह्मण संस्कृति को संरक्षण दिया। इसका मतलब ये है कि जब पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना करी थी तो उसके पहले कौन सा शासन कर रहा था? मौर्य वंश। और मौर्य वंश के समय में बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण दिया गया था। उस समय बौद्ध धर्म का बहुत बोलबाला था। लेकिन उसके बाद जब पुष्यमित्र आया तब भी बौद्ध धर्म था, उसका बहुत प्रभाव था। तो उसने उस प्रभाव के बावजूद जो आपका ब्राह्मण धर्म है, वैदिक और सनातन धर्म, उसको फिर से उसने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। फिर आपका इसमें निष्कर्ष है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग में लिखने के लिए। आप क्या लिखेंगे? पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में राजनैतिक स्थिरता स्थापित की। उसने विदेशी आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया और एक शक्तिशाली शुंग साम्राज्य की स्थापना करी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। आंसर,
चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, गुप्त वंश के सबसे महान और शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे। उसने लगभग 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया। उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपनी सर्वोच्च उन्नति पर पहुंच गया था। उसने शकों पर विजय प्राप्त करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। फिर आप हेडिंग क्या डालेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रमुख उपलब्धियां। उनकी उपलब्धियां का विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहली जो उनकी उपलब्धि है वो है शकों पर विजय और साम्राज्य का विस्तार। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत के शक्तिशाली शक शासकों को पराजित किया और गुजरात, मालवा तथा काठियावाड़ को अपने साम्राज्य में मिलवा लिया था। इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली और शकारी कहलाए। इसके बाद उन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। फिर आपकी इसमें दूसरी हेडिंग है आर्थिक समृद्धि। पश्चिमी भारत के बंदरगाहों पर नियंत्रण के कारण रोम दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार काफी बढ़ गया था, जिससे गुप्त साम्राज्य आर्थिक रूप से अत्यंत समृद्ध हो गया था। इसका मतलब यह है पश्चिमी भारत के बंदरगाह, मैंने आपको ऊपर अभी क्या कराया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत के शक्तिशाली शक शासकों को हरा दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के जितने बंदरगाह थे उन पे किसका नियंत्रण हो गया? चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो जो हम लोग बाहर व्यापार करते थे उसमें बहुत ज्यादा हमारी वृद्धि हो गई थी। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है वैवाहिक गठबंधन। उन्होंने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया और अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। इससे इनका जो साम्राज्य का विस्तार था वो बहुत ज्यादा हो गया। एक जगह तो खुद शादी कर ली और दूसरी जगह अपनी पुत्री की शादी कर दी थी। वाकाटक साम्राज्य के साथ इस रिश्ते ने उनके ढक्कन के पठार में अप्रत्यक्ष नियंत्रण और राजनीतिक मजबूती प्रदान करी थी। फिर आपका इसमें चौथा पॉइंट है कला और साहित्य का विकास। उसने विद्वानों, कवियों और कलाकारों का संरक्षण दिया। उनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिनमें महाकवि कालिदास उसके दरबार के प्रमुख विद्वानों में से एक हैं। इसके अलावा उनके शासनकाल में अजंता की गुफाओं और उदयगिरी की गुफाओं में उत्कृष्ट चित्रकला और मूर्तिकला का निर्माण हुआ था। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है प्रशासनिक दक्षता। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपलब्धियां थी उनमें प्रमुख एक ये भी थी प्रशासनिक दक्षता। उनका प्रशासन अत्यंत सुव्यवस्थित और न्यायपूर्ण था, जहां प्रजा पूरी तरह की सुखी और संपन्न थी। इसी कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चीनी यात्री फायान इनके समय में भारत आया था। उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के कुशल प्रशासन और शांति व्यवस्था की बहुत प्रशंसा करी थी। फिर आपका इसमें निष्कर्ष है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान विजेता, कुशल प्रशासक और कला संस्कृति का संरक्षक था। उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य ने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में महान उन्नति करी थी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है मौखरी राजवंश के इतिहास पे प्रकाश डालिए। आंसर देखिए, मौखरी राजवंश उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद इस राजवंश का उदय हुआ। इस वंश का प्रमुख केंद्र कन्नौज था। 6ठी शताब्दी ईस्वी में इस वंश ने उत्तर भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। मौखरी वंश के प्रारंभिक शासकों में हरिवर्मा, आदित्य वर्मा और ईश्वर वर्मा प्रमुख थे, लेकिन इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ईशान वर्मा। अब आप क्या हेडिंग डालेंगे? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पूछा जाता है, तो इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे मौखरी राजवंश के इतिहास और उनके प्रमुख शासकों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है, क्योंकि ये आपका मौखरी राजवंश का इतिहास क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब आप इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहली हेडिंग आपकी होगी प्रारंभिक शासक। हरिवर्मा और आदित्य वर्मा इस वंश के आरंभिक शासक थे। हरिवर्मा ने गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद इस वंश की नींव रखी और महाराजा की उपाधि धारण करी थी। सेकंड नंबर पे आप हेडिंग डालेंगे ईशान वर्मन। ये इस वंश के पहले पूर्ण स्वतंत्र और सबसे शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी और उत्तर गुप्तों को हराकर मगध के एक बड़े हिस्से में इन्होंने अधिकार कर लिया था। किसने? ईशान वर्मन ने। फिर इसमें आपकी तीसरी हेडिंग है, इसमें कौन से राजा आएंगे मौखरी वंश के? सर्व वर्मा और अवंती वर्मा। ईशान वर्मा के बाद सर्व वर्मा सबसे शक्तिशाली राजा था और फिर अवंती वर्मा ने शासन किया। इनके समय में मौखरी साम्राज्य की सीमाएं उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तक फैल गई थीं। फिर आपकी जो इसमें अगली हेडिंग है वो है मौखरी राजवंश के जो अंतिम राजा थे गृहवर्मा की। अवंती वर्मा के पुत्र गृहवर्मा मौखरी वंश के अंतिम ज्ञात शासक थे। गृहवर्मा के काल में मालवा नरेश, देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक की संयुक्त सेनाओं ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, जिसमें गृहवर्मा की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मौखरी वंश आपका कमजोर हो गया था।
बाद में हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और ये साम्राज्य वर्धन साम्राज्य में विलय हो गया था। अंततः मौखरी वंश का अंत हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देख लीजिए मौखरी राजवंश के इतिहास को, बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो मौखरी राजवंश है वो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद स्थापित हुआ था और इसकी स्थापना किसने करी थी बताइए? हरिवर्मा ने। इसके प्रारंभिक राजा कौन है? हरिवर्मा, आदित्य वर्मा और ईश्वर वर्मा। लेकिन सबसे प्रमुख और शक्तिशाली राजा कौन था? ईशान वर्मा। इन्होंने आपसे पूछा क्या है? मौखरी राजवंश का इतिहास। तो इसमें आपको कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए ये सारे राजा नहीं है, ये प्रमुख राजा हैं। अगर मैं सारे राजा लिखूंगी तो ये आंसर बहुत लंबा हो जाएगा। इन्होंने आपसे इतिहास पूछा है, तो जितने आपको मेन राजा पता है वो आप इस आंसर में लिख दीजिएगा। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।